हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री बाय अमित गुप्ता पे चौथा लेक्चर लेके आया हूं, जो कि इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इससे पहले लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 में हमने इस चैप्टर सॉल्यूशन जो क्लास 12th का है A to Z सेक्शंस उसके कंप्लीट कर लिए थे। जस्ट लाइक हमने सारी तरीके की कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट कर ली थी, हमने रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये भी कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद जो हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था वो था आपका पूरा का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो आप सबको पता है, दोस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट which depends on the quantity of solute not on the quality of solute. This is the colligative properties. There are 4 types of colligative properties. First is relative lowering of vapor pressure which is also known as RLVP. Second was आपका elevation in boiling point. Third was depression freezing point. फिर था आपका लास्ट वाला osmotic pressure. ये खत्म करने के बाद हम पहुंचे हैं आपके 5वें लेक्चर पे। किस पे? 5वें लेक्चर पे, जिसका अच्छा सा नाम है, सॉरी चौथे लेक्चर पे। ठीक है, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, फिर वैन टॉप फैक्टर और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेके हम इस चैप्टर को यहां पे अंत कर देंगे। पहला चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं इसके बाद वाले क्लास में लाइव सेशन में आप लोगों के लिए संडे को लेके आऊंगा। ठीक है ना, परसों आपका संडे है, संडे में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये चैनल पूरा पंकज स्टडी सेंटर का ही है, आप इस पे वो मत रखिएगा, पूरा का पूरा ये पंकज स्टडी सेंटर का ही ग्रुप है, उसी के अंदर ये चैनल चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर करिए। बस ये इंग्लिश मीडियम पे आज के टाइम में मैं इसमें बस केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, 2 से 3 महीने बाद इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, हर तरीके के इंग्लिश मीडियम के टीचर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए, नो परेशानी, बढ़ते हैं हम आगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहां पे आपको 3 तरीके के पढ़ने हैं, और वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके बेटा, सबसे पहला है आपका आइसोटोनिक, दूसरा है आपका हाइपरटोनिक, फिर है आपका हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये इसको आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि हम 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? 2 अलग अलग सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे। जैसे मेरा वाला सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन 1 है। क्या ये सॉल्यूशन 1 है? क्या है? दिस इज सॉल्यूशन 1, और ये है दूसरा सॉल्यूशन जिसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन 2। क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन 2। क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन 2। पहला सॉल्यूशन 1 है, दूसरा सॉल्यूशन 2 है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अगर सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 आइसोटोनिक तब कहलाएंगे जब इस वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, इस वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन 1 का और सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? बराबर। तो हम उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पाई को डिनोट करते हैं किससे? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिन 2 सॉल्यूशंस के वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? सेम रहते हैं। अब यहां पे आ गया हाइपर। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा मतलब मोर। तो यहां पे हम 2 सॉल्यूशन लेंगे, एक मेरा होगा और ये वाला मेरा है, सॉल्यूशन 1 मेरा है। ठीक है, सॉल्यूशन 1 मेरा है, और सॉल्यूशन 2 कोई भी है दूसरा जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं। अब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको 1 ले लेता हूं, इसका 2। तो अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो इन दोनों में से एक सॉल्यूशन मेरा होगा जिसमें मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, मान लेता हूं वो 1 वाला है, तो मैं इस सॉल्यूशन का हाइपोटोनिक तब कहूंगा जब इस वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे क्या हो? ज्यादा हो। मतलब यहां पे पाई 1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? पाई 2 से। तब ऐसे सॉल्यूशंस को मैं बोलूंगा हाइपरटोनिक। क्या बोलूंगा? हाइपरटोनिक। इसी तरीके से आपका थर्ड क्या है? थर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, जिसमें कम होगा। जैसे ये आपका बीकर 1 है, ये आपका बीकर 2 है। दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन क्या है? 1। ये है आपका सॉल्यूशन 2। क्या है? सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। ठीक है, इसको बोल देता हूं, ये पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, इसका पाई 1 है। ये वाला मेरा है और ये दूसरा वाला जिससे मैं कंपेयर करूंगा। तो मेरा वाला है, उसका वेपर प्रेशर, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम होगा दूसरे वाले से, तो उसे बोलूंगा
कि मेरा वाला सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि पाई 1 जो जिसको हम देख रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा दूसरे वाले से क्या होता है, कम होता है। तो इन तीन सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइसो, हाइपर एंड हाइपो। क्लियर है? बहुत इजीली आप इन चीज को पहचान सकते हैं, बहुत आसान होगा पहचानना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको केमिस्ट्री में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम था वैन टॉप। क्या नाम था उनका? वैन टॉप। जिनको सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। इन्हीं को सबसे पहले केमिस्ट्री में, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। उनका नाम था नोबेल प्राइज। क्या नाम था? वैन टॉप। क्या नाम था? वैन टॉप। वैन टॉप सबसे पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था, ठीक है। क्या नाम था उनका? वैन टॉप, ठीक है। बहुत अच्छी थ्योरी दी इन्होंने, बहुत जबरदस्त थ्योरी दी थी, ठीक है। क्या दी थी? बहुत जबरदस्त थ्योरी दी थी इन्होंने। अब इन्होंने क्या कहा? वैन टॉप के 3 फॉर्मूले हैं। वैन टॉप को हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। इसको समझ लीजिए, छोटे आई से इसको डिनोट करते हैं। 3 इसके फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। इन तीनों को हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको रटना ही है बेसिकली, और जो भी स्टेटमेंट है इसके हिसाब से इसको हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। जैसे अगर मैं पहले वाले को इस वाले को अगर स्टेट करना चाहूं, इस वाले की स्टेटमेंट, तो क्या लिखूंगा? ये डिवाइड जो है इसको बोल दूंगा रेशियो, लिखूंगा रेशियो बिटवीन किस किस के बीच में? नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास। रेशियो बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास के बीच में क्या लूंगा? जब मैं रेशियो लेता हूं तो उसको बोलता हूं क्या? वैन टॉप फैक्टर। इसी तरीके से इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो बिटवीन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ वैन टॉप फैक्टर। थर्ड वाले को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, याद रखिएगा। जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे संडे को हम लाइव क्लास में, तो थर्ड वाले को बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं और मैं जनरली इसी को यूज करता हूं। तो क्या कह रहा है? रेशियो बिटवीन total number of moles of particles after dissociation or association and total number of moles of particle before dissociation and association, ठीक है। ये डिवाइड को बस रेशियो में कन्वर्ट कर देना और ये आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। अब वैन टॉप फैक्टर किसके निकलते हैं पहले उसको समझ लीजिए। वैन टॉप फैक्टर हमेशा आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं, मतलब जो चीज डिसोसिएट होती है, और जो चीज डिसोसिएट होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जो डिसोसिएट नहीं होता उसको हम बोलते हैं कोवलेंट या फिर डेटिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं? डेटिव, कोवलेंट या डेटिव। तो अगर डेटिव कंपाउंड है जस्ट लाइक CO2 है, CO2 का वैन टॉप फैक्टर 1 है। क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं होता। ग्लूकोज वो डिसोसिएट नहीं होता आयंस में, तो उसका वैन टॉप फैक्टर भी 1। अगर पूछा जाए NaCl, तो NaCl टूटता है, Na+ और Cl नेगेटिव, इसका वैन टॉप फैक्टर कैलकुलेटर फॉर्म में निकलता है। पहले वैन टॉप फैक्टर पढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, वर्ड इज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज है जिसको पानी में डालोगे तो अपने आयंस में टूट जाता है, जैसे कैटायन और एनायन में। जैसे NaCl में पानी डालेंगे तो Na+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो इसका मतलब जो आपका NaCl है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है। CO2 इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि पानी डालने पे वो बबल्स फॉर्म कर देता है, वो टूटता नहीं है, वो बुलबुले निकाल देगा, तो उसे हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? दो substances which has a tendency to dissociate, which has a tendency to dissociate into their respective ion, into their respective ions, called क्या? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ यहां पे आपको दिखा देंगे। कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका NaCl है, ठीक है, आपका MgCl2 का ट्वाइस है,
आपका H2SO4 है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट आपके एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, और आपका डिस्टिल वाटर छोड़ के आयनिक वाटर हो सकता है। जैसे आपका नदी का पानी हो गया, नाले का पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया, आपका आरओ का पानी होगा जो हम पीते हैं, डिस्टिल वाटर, क्योंकि डिस्टिल वाटर में आपके आयंस नहीं होते, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका एक H2O भी ले लेता हूं मान लीजिए। ठीक है, एक बेस रह गया, बेस भी ले लेता हूं, चलिए NaOH ले लेता हूं, और एक कार्बन वाला एसिड ले लेता हूं। नीचे वाला जो एसिड है इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, इसी को विनेगर और सिरका भी बोलते हैं। सब में डाल देता हूं एक्वस। एक्वस, एक्वस मतलब होता है बहुत सारा पानी, उसको शॉर्ट में AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AQ। क्या लिखते हैं? AQ। AQ मतलब बहुत सारा पानी। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं एक्वस, मतलब पानी डाल रहे हैं, तो टूटेगा अपने आयंस में। कैसे टूट जाएगा? Na प्लस एक्वस में प्लस Cl नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, दूसरा MgCl2, Mg2 प्लस इन एक्वस में प्लस 2 Cl नेगेटिव किसमें? एक्वस में। बहुत अच्छी बात है। H2SO4 एसिड है तो 2 H प्लस छोड़ सकता है, यहां पे दिख रहे होंगे आपको 2 H प्लस SO4 2 नेगेटिव इन एक्वस। ठीक है, फिर आपका H2O, ये H प्लस एक्वस में प्लस OH नेगेटिव एक्वस में भी टूट गया। ठीक है, अगर ये डिस्टिल होता, अगर ये वाला डिस्टिल होता तो ये नहीं टूटता, ये पक्का है। ये डिस्टिल होता तो ये पक्का नहीं टूटता, नहीं टूटता ना, बिल्कुल नहीं टूटता। ठीक है, अब है NaOH, ये किस में टूट जाएगा? Na प्लस एक्वस में प्लस OH नेगेटिव एक्वस में। किसमें? एक्वस में। फिर ये है विनेगर। विनेगर एसिड है, बिल्कुल एसिडिक एसिड है। हमेशा याद रखिए जो आपका COOH है ना, इसी का H निकलता है, ये C के साथ जो H लगे वाला नहीं, ये वाला COOH का H ही निकलता है बस इसके अंदर, तो ये हो जाएगा CH3 COO नेगेटिव एक्वस प्लस H प्लस प्लस H प्लस। तो इस तरीके से ये आपके इलेक्ट्रोलाइट है। अब दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये भी समझ लीजिए। There are two types of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है क्या? वीक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जब पानी में डालेंगे तो वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट पूरे के पूरे घुल जाएंगे, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे नमक है, पानी के अंदर अगर हम 10 ग्राम नमक डालते हैं तो 10 का 10 ग्राम नमक घुल जाता है आयंस में, Na प्लस अलग Cl नेगेटिव अलग, 1% भी नहीं बचेगा, तो उसे बोलते हैं 100%। 10 का 10 ग्राम घुल गया, इसका मतलब वो 100% डिसोसिएट हो गया, तो मतलब वो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक क्या होते हैं? जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं, इनकम्प्लीट डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्लीट डिसोसिएट। तो इसको लिख लीजिएगा, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociates completely, which dissociates completely into their respective ion, into their respective ions, into their respective ions, called strong electrolyte, strong electrolyte। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वीक। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स दोज ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, 10%, 20%, 50%, 80%, 100% तो स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स partially, ठीक है, या फिर इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली into their
into their respective ions called weak electrolyte. क्या बोलते हैं इसको? weak electrolyte. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल क्लियर। अब इनके एग्जांपल्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहचानना थोड़ा आसान है, ठीक है। वीक को पहचान लोगे तो बाकी जो होंगे वो आपके क्या होते हैं? स्ट्रांग ही होंगे, ठीक है ना। अब देखिए कैसे पहचाने, याद रखिए कार्बन के एसिड्स और फोस्फोरस के एसिड्स जो भी हैं सारे के सारे वीक होते हैं, और जनरली आपको मिलेगा कार्बन के एसिड मिलेंगे जो वीक मिलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास है CH3, जैसे मैंने लिखा एसिटिक एसिड था, इसको पानी में डालिएगा तो ये इनकम्प्लीटली टूटेगा। ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। और देखिए जैसे ये आपका हो गया H2CO3, कार्बन के जितने भी एसिड्स हैं सारे वीक होंगे। एक्वस में 2H+, ये भी वीक है, प्लस CO3 2 नेगेटिव एक्वस में, ठीक है। और देखिए फोस्फोरस के H3PO4, तो एक्वस में डालेंगे तो 3H+ इन एक्वस निकलेगा, प्लस PO4 3 नेगेटिव इन एक्वस। तो ये कार्बन और फोस्फोरस के जो एसिड्स होते हैं वीक होते हैं, और स्ट्रॉन्ग तो आप बता ही सकते हैं। जैसे आपका हो गया H2SO4 हो गया, आयनाइज तो कर सकते हैं, NaOH हो गया, NaCl हो गया, ठीक है। बहुत तरीके के हैं, HNO3 हो गया, ZnCl2 हो गया, HCl हो गया। इन सब में एक्वस डाल के आप इसको आयनाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आयनाइज, ठीक है। क्या कर सकते हैं? आयनाइज, ठीक है। एक्वस ये डाल रहा हूं, एक क्यों मतलब एक्वस है, एक्वस मतलब होता है बहुत सारा पानी। क्या होता है? बहुत सारे पानी को हम एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा टूटता है, तो एक टर्म है उसको याद रखिएगा, पूरा पूरा याद रखिएगा। हाँ कोई बात नहीं, चलो। एक टर्म है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये वर्ड आपने पक्का 11th क्लास में सुना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन डिग्री, डिसोसिएशन डिग्री या फिर इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों वर्ड बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना टूट रहा है, ऐसी होता है एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो कितना बनता है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, या 3 तरीके कंपाउंड लेके चलता हूं। एक लेके चलता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिएगा ध्यान से, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? अल्फा से। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा जो होता है उसको ले लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्या लेते हैं? कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूटता है, 100% डिसोसिएट होता है, तो इसका जो अल्फा होगा वो होगा हमेशा 1, याद रखिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। 1 किसके लिए होती है? जो पूरा टूटता है, और जो बिल्कुल नहीं टूटता 0% डिसोसिएट होता है, उसके लिए अल्फा कितना होता है? 0। अब 100 से 0 के बीच में कौन होता है? वीक होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसके अल्फा की वैल्यू जो होगी वो होगी 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, 1 से कम, ठीक है। 0 से ज्यादा होगी लेकिन 1 से कम होगी, किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये 0 नहीं टूटेगा और 100 भी नहीं टूटेगा, तो इन बिटवीन 0 एंड 100% के बीच में वो क्या करेगा? डिसोसिएट होता है। क्या होता है? डिसोसिएट होता है। क्लियर ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे 2 चीज है, समझिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी 2 तरीके के सॉल्यूट, सॉल्यूट बेसिकली 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका आयनिक हो सकता है, और एक हो सकता है आपका कैसा? एक आपका नॉन आयनिक हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूट, ठीक है। अगर पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 2 फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स, कैसे सॉल्यूट्स के लिए? जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है। क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। अब दूसरा वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स। किसके लिए? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स। किसके लिए? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स, इन दोनों के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है, मतलब जो भी सॉल्यूट होगा वो टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं तो उसका आई कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक होगा तो वो टूटेगा आयंस में, तो हमेशा याद रखिएगा आई की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी। किसके लिए? 1 से ज्यादा होगी। किसके लिए? जब वो डिसोसिएट होगा। क्या होगा? टूटेगा, डिसोसिएशन के लिए। और आई की वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी जब वो क्या करेगा? जुड़ेगा। जुड़ेना मतलब एसोसिएशन, जुड़ना मतलब एसोसिएशन का केस। क्या जाएगा? एसोसिएशन के केस के लिए 1 से क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो अब इन्हीं को हम किस में लगाते हैं? इन्हीं को लगाते हैं हम अलग अलग फॉर्मूलाज में जो कॉलीगेटिव के हैं। पहला है आपका RLVP। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? PA0 माइनस PA अपॉन PA0। ठीक है, इज इक्वल टू काई बी। ठीक है, काई बी। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम जो हमने पढ़ा हुआ है, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के लिए पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक के लिए क्या होगा वो आपको बताया था। दूसरा क्या होता है आपका? एलिवेशन इन बीपी। एलिवेशन इन बीपी फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, छोटा वाला। ठीक है, बिल्कुल सेम। तीसरा क्या होता है? डिप्रेशन इन एफपी। फ्रीजिंग पॉइंट, ये होगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। क्या होगा? मोलैलिटी। ठीक है, इस तरीके से। फिर फोर्थ वाला क्या था आपका? वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये तब की बात है जब आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, जो घुले ना, आयंस में ना टूटे। ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। ये होता है पाई इज इक्वल टू CRT, ये वाला होता है। अब पहला वाला कब किसके लिए? जब आपका सॉल्यूट क्या हो? जब आपका सॉल्यूट क्या हो? इलेक्ट्रोलिटिक। क्या हो? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट हो। क्या हो? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। क्या हो? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। ठीक है, पहला है RLVP। RLVP। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू काई बी। बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो कंसंट्रेशन है उसके आगे आई लगा देना, वेंट ऑफ। अब कंसंट्रेशन कौन है? मोल फ्रैक्शन, तो उसके आगे आई लगा देना है। बस क्या लगा देना? आई। मतलब जो भी सॉल्यूट इसमें ही होगा ना, न्यूमरेटर में, तो टूटेगा और जितने में टूटेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज आई। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कंसंट्रेशन के आगे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर है आपका एलिवेशन बीपी। सारे फॉर्मूले में ऐसी है, एलिवेशन इन बीपी। क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि मोलैलिटी है कंसंट्रेशन। तीसरा क्या है आपका? डिप्रेशन इन एफपी। ये क्या होता है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी। ये फॉर्मूला आई लग गया, देखो कंसंट्रेशन के साइड में मल्टीप्लाई हो गया। फोर्थ एंड लास्ट आपका क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किससे डिनोट करते हैं? पाई से। तो ये हो जाता है आपका पाई इज इक्वल टू ICRT। तो कब? जब आपका नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट होगा तो ये सारे फॉर्मूलाज होंगे, और जब सॉल्यूट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक तो उसमें जहां भी कंसंट्रेशन होगी वहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? आपका आई। और फिर फॉर्मूले से आप कर करके सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चन अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर 1 4 पार्ट्स में मैंने पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट कर दिया। कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिए बेटा। ठीक है, A to Z आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, A to Z शेयर करिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। जय भारत, जय हिंद।